Hello students, today we will start second part of the chapter. This is Jodi's phone, chapter 6th. Previous video में हमने पढ़ा था that how Jodi convinced his father about the phone. So let's start with the chapter. As they passed the abandoned clearing, Jodi gave himself over to thought of the phone. जैसे जैसे वो जंगल को पीछे छोड़ते हुए जा रहे थे, जोडी के थॉट्स में फ़ोन का ख्याल आया. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. सडनली अचानक से जोडी को ऐसा लगता है कि मैं मिलविल को अपने साथ जंगल में ना ले जाऊं. इफ़ द फोन वॉज डेड, अब जोडी सोचता है अगर फ़ोन मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर वो उसे ना मिल सके. आई कैनॉट हैव माई डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो मैं नहीं चाहता कि उस समय जो मेरे फेस पे डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, निराशा रहेगी, उसे मैं किसी और को दिखाऊं. एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और अगर वो फ़ोन उस जंगल में ही हुआ, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट आई कैनॉट एंड्योर टू शेयर इट. तो जो मेरी और फ़ोन के बीच की जो मीटिंग होगी, जो मिलना होगा, वो कितना अच्छा होगा, जिसे मैं किसी दूसरे के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहता. एंड्योर, यहाँ एक वर्ड आया है एंड्योर, जिसका मीन्स होता है टॉलरेट, सहना. देन जोडी मिलविल से कहता है इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्क्रब्स इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट. उतने में जोडी मिलविल से कहता है कि आगे झाड़ियाँ बहुत घनी हैं और घोड़ा आगे नहीं जा सकता है, तुम अकेले ही पैदल चल के जाऊँगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. तभी मिलविल कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हें अकेले छोड़ने में डर लग रहा है. सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बटन बाय द स्नेक टू, क्या पता तुम जंगल में खो जाओ या कोई सांप तुम्हें काट ले, तो क्या होगा. उतने में जोडी रिप्लाई देता है आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूंगा. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, हो सकता है कि उस फ़ोन को ढूंढने में मुझे काफ़ी समय लग जाए. इफ़ ही वॉज वेंडर्ड, अगर वह ऐसे ही भटक रहा होगा. लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे आप यहीं पे छोड़ दीजिए. तभी मिलविल कहता है ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, तुम इसे इतना आसान समझ रहे हो. यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, क्या तुम्हें पता है कहाँ नॉर्थ और कहाँ ईस्ट है. देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग. उतने में जोडी मिलविल को जवाब देता है वहाँ से वहाँ, द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, वहाँ पे एक बड़ा सा पाइन का ट्री होता है, और है मेक्स अ बियरिंग मीन्स है टू फाइंड आउट वेयर यू आर और व्हाट डायरेक्शन यू आर गोइंग इन, कि उस पेड़ की सहायता से मैं बता दूंगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइग्ड. उसके बाद जोडी मिलविल को थैंक्स बोलता है कि इतना तुमने मेरा साथ दिया. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड देन कट टू द राइट. तभी जोडी को वहाँ से, जो मिलविल उसके साथ आया था, वहाँ से चले जाता है, और तब तक वो उसके साउंड का मतलब इंतज़ार करते रहते हैं जब तक घोड़े की टक 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 जाने की आवाज़ ना आए एंड तक. और अचानक से वो वहाँ से राइट डायरेक्शन में मुड़ जाता है मिलविल. द स्क्रब्स वॉज स्टिल, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. तभी जोडी जंगल में आगे आगे चुपचाप बढ़ते जाता है, और जब वो रास्ते में आगे जा रहा था, वो झाड़ियों को यहाँ वहाँ हटाते हुए जा रहा था, और उसी झाड़ियों को हटाने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी, जिसके लिए यहाँ पे क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स वर्ड का यूज़ किया गया है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard, a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals. आपने अक्सर देखा होगा कि जो dead animals होते हैं उनके आसपास चील, कौवे, जिन्हें vulture, eagles ये होते हैं, तो ठीक ऐसे ही buzzard भी एक बहुत बड़ा लार्ज एक चिड़िया है. तो फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना. तभी उसके आगे से, जोडी के आगे से एक बजर्ड अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा की ओर जाता है. He came into the clearing under the oaks, और ओक के पेड़ों के नीचे चले जाता है. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. और तभी जोडी क्या देखता है कि वहाँ पे डो की कैरकेस मतलब डेड बॉडी, वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसके चारों ओर सर्कल करके बहुत सारे बजर्ड्स बैठे हुए होते हैं. They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. They turned their heads, सारे के सारे बजर्ड्स ने जोडी की ओर मुड़ के देखा. स्क्रॉनी नेक्स, और उनकी जो गर्दन थी वो कैसी थी, काफ़ी लंबी थी. एंड हिस्ड एट हिम,
He threw his bow at them, and they flew into an adjacent tree. He threw his bow. Bow means होता है छोटी सी एक टहनी. तभी जोडी ने वहां से एक टहनी उठा के at them उनकी ओर फेंका, और उसके बाद वो सारे के सारे buzzards वहां से उड़ के चले गए दूसरी ओर. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. जो वहाँ मिट्टी के निशान थे, the sand showed, वहाँ large cat prints, but the big cats killed fresh. वहाँ बड़ी बड़ी यानी कि leopards या फिर आपके जो lions होते हैं, ये cat की फैमिली के होते, तो उनके पैरों के निशान दिख रहे थे. And they had left the doe, और जितना उन्होंने उस डो को खाया उसके बाद छोड़ दिया इन पक्षियों के लिए. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. He parted the grass. उसने घास को हटा के जहाँ पे उस फॉन को देखा था, उस डो के बच्चे को देखा था जोडी ने, वहाँ उसे ढूंढने की कोशिश की. It didn't seem possible that it was only yesterday. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कल की ही बात है उसे यहाँ देखे हुए. The buzzards clacked their wings. जो buzzards थे उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया. Impatience to return to their business. वो बहुत ज़्यादा impatience थे. उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कब हम वापस से डो की डेड बॉडी के पास जाएं. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. तभी जोडी उस डायरेक्शन की ओर जाता है जिस स्पॉट पे, जिस जगह पे उसने उस फॉन को देखा था, उसके सामने वो जब आया था. And dropped on all fours. और वहाँ से उसने चारों ओर देखा. Studying the sand for the small hoof prints. उसके बाद उसने मिट्टी पे उस फॉन के पंजों के निशान ढूंढने की कोशिश की, उसके पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश की. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. लेकिन रात की बारिश की वजह से मिट्टी में से सारे के सारे निशान धुल चुके थे, सिवाय इन जानवरों के और पक्षियों के. So students, here we have completed the second part of this chapter, and your today homework is you will do the comprehension check in page number 91 in your fair notebook. Thanks for watching.